गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 11 का आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट है। आज है ना आपके पास टाइम? कहीं स्कूल स्कूल तो जाना नहीं है, तो खत्म कर देते हैं आज इसको। मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 यही है टॉपिक। और क्वेश्चन 14 तक हमने कल कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। एंड सारे सारे क्वेश्चंस अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो बचते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। मतलब ये बचे हुए क्वेश्चंस कर लेना, तो प्लेन एंड लाइन से रिलेटेड कोई भी उटपटांग सा क्वेश्चन होता है ना, ये यहाँ से जा रहा है वो वहां से जा रहा है, करीब करीब 90% तो कवर हो जाता है। अब 10% की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है कि कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है। ओके, चलिए, अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बचे हुए सारे क्वेश्चंस क्या हैं, अच्छे हैं। अब उसलिए मैं उसको कह रहा था कि उसके प्लेन भी आ रहा है इसमें टॉपिक में, तो उससे रिलेटेड है। और आपका प्लेन कट गया है तो देखा जाए तो यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि प्लेन सब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्लेन का जिक्र होगा, और प्लेन तो आपके है ही नहीं। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना पड़ेगा। एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन बताएं जो कि कहाँ से गुजरता हो। अब प्लेन हमेशा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है ना, किसके? अच्छा, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमने किया था ना टॉपिक। भाई बुक टाइप का एक फिगर बन जाता है कि मान लो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, राइट। अब इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दो प्लेन एक दूसरे से लाइन पे टकराते हैं, तो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन निकल रहा है लाइक दिस। तो इस प्लेन की इक्वेशन बनानी है। फिर हमने क्या देखा था कि सर इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक नहीं बहुत सारे प्लेन निकल सकते हैं, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स निकल सकते हैं। तो जो इक्वेशन बनती है वो किसमें बनती है? लैम्डा टाइम्स बनती है, क्योंकि एक यूनिक प्लेन नहीं मिलेगा। पर उसने कहा नहीं, मुझे तो यूनिक ही चाहिए। तो यूनिक चाहिए तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनमें से इन बहुत सारे प्लेन्स में से एक ही प्लेन ऐसा होगा जो पैरेलल टू क्या होगा? एक्स एक्सिस। तो वो जो लैम्डा सहित से लैम्डा रहित करने वाला काम वो ये इन्फॉर्मेशन करेगी। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली इन्फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, शुरू करें। तो पहले तो हम फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनाएंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस को साइड में रख के पहले तो हम जनरली कैसे बनाते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन बनाते हैं। तो जो दो प्लेन्स गिवन हैं ऑलरेडी, उनकी इक्वेशंस लिख लेते हैं एक बार। जो दो प्लेन्स गिवन हैं इनकी इक्वेशन, ये दोनों प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू ले लेते हैं, और जो हमको चाहिए वो पाई थ्री ले लेते हैं। तो हेयर द इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स, इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स pi 1 and pi 2 are given as are given as। तो ये दोनों हैं इक्वेशंस। दिस इज पाई प्लेन प्लेन pi 1 एंड दिस इज माय प्लेन pi 2, राइट। ओके, ज्यादा ज्यादा ये +4 है तो उधर जाके हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, तो इक्वल टू -4। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि इसको डी को पॉजिटिव करना जरूरी है ना। यहाँ पे तो वैसे ही प्लेन निकालना एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज पाई 1 एंड दिस इज पाई 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? फिगर भी बनाओ तो दिस इज पाई वन के सामने उसकी इक्वेशन लिख देना। एंड फिगर इसका भी बनाओ तो ये है पाई टू, इसके सामने इसकी इक्वेशन लिख देना। और ये है पाई थ्री जो रिक्वायर्ड प्लेन है। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इसके बगल से कहीं से, इसके ऊपर से कहीं से एक्स एक्सिस भी पास थ्रू हो रही है। ठीक है, तो फिगर ना भी बनाए तो चलेगा ना। तो फिगर हटा ही देते हैं, फिगर का इसमें इतना ज़्यादा कोई रोल है नहीं। और बना दो तो बना देना। आ जाओ, अब हम फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बना लें जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास थ्रू हो रही हो। नाउ the equation of the equation of प्लेन पाई थ्री जो हमें चाहिए, हालांकि वो फैमिली ऑफ प्लेन है पर अभी हम प्लेन पाई थ्री ले लेते हैं। पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू। टू गिवन प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू इज गिवन बाय। तो याद है कैसे हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन बनाते थे, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते थे, याद है? आर वेक्टर, हम्म पाई वन नहीं पाई, सिंपल सी बात है, दूसरे को पाई से गुणा करके इससे प्लस कर दो, इसको पाई से गुणा करके इससे प्लस कर दो। तो लेट से ये एन वन दो वेक्टर्स दो प्लेन्स हैं, तो लेट से ये तो है हमारा एन वन,
और ये है हमारा n2। ठीक है, और ये है हमारा d1 और वो है हमारा d2। तो r डॉट n1 माइनस नहीं प्लस, जोड़ते थे, जोड़ने का एक प्रोसेस है। n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2, दूसरे को लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहले से जोड़ दो, इक्वल टू RHS में भी d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। इस पूरे को लेमडा से गुणा कराएंगे तो लेमडा से d2 भी गुणा होगा और n2 भी गुणा होगा, जुड़ के गुणा होके फिर इस पे जोड़ दो, तो n1 प्लस लेमडा n2 एंड d1 प्लस लेमडा d2। तो यही मेरी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन तो बन गई यहाँ से। ठीक है, इसको पुट अप कर दो इक्वेशन को एक बार, दैट इज r डॉट n1 ये रहा और लेमडा टाइम्स n2 ये रहा। तो लिख दो एक बार, i कैप, प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स n2 ये रहा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, इक्वल टू d1 रहा 1 और प्लस लेमडा टाइम्स -4, तो -4 लेमडा लिख दें। कहाँ, उसको फिर अगर +4 करो तो इसको चेंज करो, या तो सबका साइन चेंज करो। और इसको पॉजिटिव रखना कब जरूरी होता है, जब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उसमें उस डी का पॉजिटिव रखना हमेशा जरूरी है। बाकी में रखें तो भी ठीक, ना रखें तो भी ठीक। ठीक है, जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ना, और डिस्टेंस का लेना देना डी से होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव छोड़ते हैं। अभी अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे तो बुराई नहीं है, लेकिन उस हिसाब से फिर इसको बदलना पड़ेगा। फिर इधर -2, इधर -3, इधर +4, फिर उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डन, ये हो गया 1 - 4 लेमडा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। अब अगर वो फैमिली ऑफ प्लेन्स की ही इक्वेशन पूछता तो मैं इधर ही कर देता, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता। बट नहीं, उसको तो यूनिक चाहिए। यूनिक चाहिए तो भैया लेमडा की वैल्यू बता या तो, और नहीं बता रहा है तो कुछ हिंट दे जिससे मैं निकाल लूँ। तो उसने क्या कहा, ये जो प्लेन पाई 3 है ना, ये प्लेन पाई 3 पैरेलल है किससे, एक्स एक्सिस से ये पैरेलल है। तो प्लेन टू लाइन, एक्स एक्सिस एक लाइन है, प्लेन टू लाइन, प्लेन टू लाइन के क्या कॉन्सेप्ट थे, प्लेन टू लाइन के कॉन्सेप्ट ये थे कि अगर पैरेलल हो तब तो डॉट प्रोडक्ट 0, और अगर परपेंडिकुलर हो, नहीं क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर हो तो प्रोपोर्शनल, इसका डायरेक्शन इस, अभी अगर प्लेन टू लाइन पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे से लैम्डा टाइम्स कनेक्ट होगी। उल्टा, जो काम पैरेलल में होता था वो काम परपेंडिकुलर में हो रहा है, जो काम परपेंडिकुलर में होता था वो पैरेलल में। क्यों, क्योंकि प्लेन टू लाइन चल रहे हैं अपन। प्लेन टू प्लेन चलते तो सीधा चलता, लाइन टू लाइन चलते तो सीधा चलता, प्लेन टू लाइन में उल्टा चलेगा। डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 पैरेलल में होगा और डायरेक्शन एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे परपेंडिकुलर में। समझ आया। तो अभी अपने को क्या चलना है, प्लेन टू लाइन चलना है और पैरेलल चलना है, यानी कि इधर से इसकी डायरेक्शन लो और लाइन से एक्स एक्सिस से उसकी डायरेक्शन लो, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। डन, समझ आया। अब इधर से इसकी डायरेक्शन कैसे लें, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर प्लेन की डायरेक्शन क्या होती है, जो आर के साथ जुड़ी हुई पूरी इसकी डायरेक्शन है। और हाँ, और वो तो D1 D3 हो सकता है। तो इसको यानी कि थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, इसके पूरे की आई कैप जे कैप के की फॉर्म में डायरेक्शन चाहिए होगी ना। तो पूरा सॉल्व करो एक बार ढंग से, आर डॉट क्या लिखेंगे, 1 + 1 + 2 लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस 1 + 3 लेमडा टाइम्स जे कैप प्लस 1 - लेमडा टाइम्स के कैप इक्वल टू 1 - 4 लेमडा। तो लेट से ये तीसरा प्लेन आ चुका है, तो तीसरे प्लेन का n3 वेक्टर तो ये हो गया और वो d3 हो गया। डन, ठीक है। नाउ, नाउ अब एक्स एक्सिस के वो पैरेलल है, तो अगर और कोई लाइन देता तो उसकी इक्वेशन देता, बट एक्स एक्सिस अपने आप में स्टैंडर्ड लाइन है तो उसकी इक्वेशन उसने दी नहीं, उसने अज्यूम किया कि आपको उसकी इक्वेशन आती होगी। बताओ आती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वी नो दैट। अब ये तो आपके पार्ट, इस कोर्स का पार्ट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ the equation of x-axis is, x-axis is, tell me, एक्स एक्सिस एक लाइन है बेटा, एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन है। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे बताते थे अपन, r = a + λb। तो इस फॉर्म में इसकी भी इक्वेशन होगी,
बोलो। याद नहीं है? अभी कल परसों ही बताई थी। देखो एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन से पास होगा, तो वेक्टर है तो 0 0 0 प्लस लैम्डा टाइम्स बी चाहिए अब। बी यानी उसकी डायरेक्शन, जिससे वो क्या होगा, मतलब उसके डी आर्स आर इक्वल टू, वो तो हो जाएगा 0 0 0, है ना, 0 i कैप। वैसे तो ये ना भी लिखे तो चलेगा, बट अब बता रहा हूँ तो पूरा ही सुन लो, 0 j कैप 0 कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद ओरिजिन से पास होगी। प्लस अब लैम्डा मत लिखो, लैम्डा उधर यूज कर लिया, तो म्यू लिख दो यहाँ पे। म्यू टाइम्स अब बी वैक्टर। तो बी वैक्टर में क्या होता है, इस लाइन के डी आर्स आते हैं। इस लाइन के एक्स एक्सिस के डी आर्स क्या है, 1 0 0। अभी बताया था कुछ दिन पहले, 1 0 0, और वाई एक्सिस के 0 1 0, और जेड एक्सिस के 0 0 1। तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 का मतलब आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो इन शॉर्ट बात करें तो सबको सॉल्व करोगे ना, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बस इतनी सी निकल के आएगी, वेक्टर आर इक्वल टू म्यू टाइम्स आई कैप, क्योंकि ये तो लिखना नहीं है, उसमें 0 0 लिखना नहीं है। और वाई एक्सिस की निकल के आएगी आर वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स जे कैप, और आर वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स के कैप, या लैम्डा टाइम्स म्यू, या लैम्डा जो भी उसमें यूज करने ज्यादा सही हो। अब जैसे इसमें लैम्डा यूज कर लिया तो हमने म्यू यूज कर लिया इसको। ठीक है, डन। ये शॉर्ट फॉर्म में, ये पूरी फॉर्म में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन उस वो नहीं देगा हमको, जीके का क्वेश्चन है, याद होनी चाहिए एक तरीके से। अब इसके अंदर ये होता है वेक्टर ए, ये होता है वेक्टर बी, ये होती है ना डायरेक्शन। तो अब ये प्लेन इस लाइन से पैरेलल है, तो लाइन टू प्लेन में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होगा उल्टा। तो उल्ट परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, वहां से लैम्डा सोल्व। समझ आया अभी? तो चलो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। नाउ it is given that it is given that the plane pi is parallel to x axis। तो प्लेन पाई का जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस से। सो द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई, द पाई थ्री, सॉरी पाई थ्री की बात हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि प्लेन पाई वन पाई टू, हाँ। सो द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन पाई थ्री, दैट इज उस नॉर्मल वेक्टर को हमने वेक्टर एन थ्री का है, ठीक है ना, विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। भी प्लेन पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, दैट इज परपेंडिकुलर होगा कैसे, दैट इज वेक्टर एन थ्री परपेंडिकुलर होगा उस एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर बी से मार्क किया है हमने, पीछे देख लो, वेक्टर बी से मार्क किया है ना, एक ही लाइन है तो बी लिख दिया, दो तीन लाइन होती है तो B1 B2। तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स का डॉट प्रोडक्ट 0, N3 डॉट प्रोडक्ट बी इक्वल टू 0 रख दो। N3 जो भी निकाला हमने, ये पूरा तामझाम लिखना है ये वाला, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट फिर उससे कराना है। तो 1 + 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप, 1 + 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप देखेंगे, 1 + 3 लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 1 - लैम्डा टाइम्स के कैप, 1 - लैम्डा टाइम्स के कैप। ये तो पूरा वेक्टर एन है, N3 है, मतलब डॉट प्रोडक्ट बी का तो याद ही होना चाहिए, आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k, क्योंकि एक्स एक्सिस है, इक्वल टू 0। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का। तो 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 होगा, 1 + 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस, बाकी तो 0 0 होंगे पर एक बार लिख लो, 1 + 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 - लैम्डा इंटू 0 शुड बी 0। तो ये तो 0 0 कट जाएंगे, बचेगा ये। तो 1 + 2 लैम्डा 0 हो गया, यहाँ से लैम्डा सॉल्व हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू व्हाट, -1/2। तो अब ये लैम्डा सोल्व हो गया, इस लैम्डा को जब अपन वापस उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको यूनिक प्लेन की, फैमिली ऑफ प्लेन से वो यूनिक प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे नाउ, अगेन तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स वाला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है वो सरल होता है लेकिन लेंथी होता है, जितने भी किए अभी तक सब सारे लेंथी निकले हैं ना। इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई थ्री वी गेट
सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3। अब देखो लैम्डा की वैल्यू डालनी है तो बेटर होगा इसमें डालो, क्योंकि इसमें लैम्डा एक बार ही डलेगा, एक बार ही डलेगा, और इस वाली फॉर्म में डालोगे तो एक दो तीन चार बार डले, और आपकी मर्जी है इसमें आप कंफर्टेबल रहो। ठीक है, अपन ने पहले भी किया था एक बार, ऊपर वाली फॉर्म में डाल देते हैं। तो आर क्या है इक्वेशन, आर डॉट, हाँ बोलो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स, तो लेमडा की वैल्यू तो डाल देता हूँ मैं -1/2, और आगे क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और इधर आ जाओ, इधर क्या था, 1 - लेमडा टाइम्स 1 - 4 लेमडा, तो 1 - 4 इंटू लेमडा क्या है, वही -1/2। ठीक है, तो क्या करूं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ही बना देते हैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल लाइक आर डॉट, ये हो जाएगा 2 आई कैप, आई कैप की कंपोनेंट भी एक साथ कर दो या तो, है ना, तो 2 आई कैप और इधर से -2 आई कैप, जीरो हो गया, तो देखो 2 आई कैप और फिर -1 इंटू 2 आई कैप -2 आई कैप, तो 2 आई कैप -2 आई कैप 0 आई कैप हो गया, इन शॉर्ट 0 आई कैप। फिर ये 2 जे कैप और -3 जे कैप, तो 2 जे कैप में से 3 जे पे माइनस का जे कैप। ठीक है, अब यूनिक इक्वेशन मिल रही है हमको, है ना। और फिर आ जाओ 2 के कैप और माइनस माइनस प्लस के कैप, तो 2 के कैप, 1 के कैप 3 के कैप, ये तो आ गया एंड जो फाइनल वेक्टर है उसका नॉर्मल वेक्टर। और इधर आ जाओ, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो कट जाएगा और ये टू बन जाएगा ना, और -4 इंटू -1 + 4, तो 2 + 4 6, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चेक करो, 0 आई कैप को भी लिखना जरूरी नहीं है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैथ्री। अच्छा, क्या, ठीक है, इसकी कार्टेशियन बना दो, बन जाएगी, जो कार्टेशियन बनाएंगे ना इसकी सेम टू सेम यही बनेगी, चेक करो। देखो, कार्टेशियन बनाएंगे तो आर वेक्टर में क्या है, x y z, x इंटू 0 0 x, ठीक है, फिर y इंटू -1 - y, फिर z इंटू 3 3 z इक्वल टू 6। ठीक है, अब पूरी 0 x को तो लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी इक्वेशन को -1 से पहले 6 को इधर ले आओ, तो -y + 3z -6 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कराएं तो y -y का +y, 3z का -3z और -6 का +6 इक्वल टू 0। अब मैच करो, ठीक है, बन गई y - 3z + 6 इक्वल टू 0। और अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो भी कोई, उसमें वेक्टर फॉर्म में भी छोड़ देंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने मेंशन थोड़ा ना किया, इनफैक्ट उसने वेक्टर फॉर्म दिए दोनों की, तो ज़्यादा बढ़िया तो ये होगा कि हम भी वेक्टर फॉर्म ही बनाए, उसने वेक्टर फॉर्म ही तो दिए दोनों इक्वेशंस की, तो हम तो इसमें छोड़ देंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया क्वेश्चन, चला नेक्स्ट पे, कर दूं डिलीट। Hmm. If O be the origin, coordinates of point P are this. Find the equation of the plane passing through point P and perpendicular to OP. O तो ओरिजिन होता ही है ना, और एक पॉइंट है स्पेस में ये, तो एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताओ जो पॉइंट P से पास हो और OP वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, OP वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखो अगर ध्यान से देखो तो वैसे तो इसको दो फॉर्म में कर सकते हैं, कि एक तो पॉइंट गिवन है और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ओपी, ओपी वेक्टर बनाना पड़ेगा। ओपी वेक्टर कैसे बनाएंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ओरिजिन से पी पोजीशन वेक्टर बना दूंगा, आई कैप ओपी, यानी पी माइनस ओ करूंगा तो पी में से ओरिजिन घटाऊंगा तो आई कैप 2 जे कैप -c कैप, ये तो मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर, और एक पॉइंट ये का यही है जो इस पे ला करेगा। इससे भी कर सकते हैं और ये ज्यादा आसान है वैसे तो, और लेकिन ध्यान से देखें तो इसका ऐसे भी कर सकते हैं कि जब नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से ही निकल रहा है, तो जो पहली पहली फॉर्म थी नॉर्मल फॉर्म, उससे भी कर सकते हैं। पहली पहली फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म, आर डॉट एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से दूरी निकालनी पड़ेगी, ये पॉइंट पी है, इसके ओरिजिन से दूरी निकालो, पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालो, उसको तो यहाँ पुटअप करो,
और इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यहाँ पे पुटअप करो। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और उस तरीके, तो अपन उस तरीके से निकालते हैं, वो ज़्यादा आसान लगेगा अपने को। ठीक है, चलिए। तो हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर गिवन एज ऑफ पॉइंट पी आर गिवन एज, सो टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी 1 2 -3, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी गिवन है। ठीक है, अब जब अपन पॉइंट अच्छा को वेक्टर फॉर्म में बना देते हैं अपन। सो वेक्टर ओपी, सो वेक्टर ओपी विल बी लाइक आई कैप 2 j कैप -3 k कैप। ये ओपी वेक्टर हो गया। अब ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, कह रहा है ना परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओपी, तो ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया। ठीक है, और पॉइंट ये हो गया, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through P, passing through point P and perpendicular to OP, perpendicular to vector OP is, तो एक पॉइंट से पास हो रहा हो और एक नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर, ऐसी प्लेन की सेकंड फॉर्म में इक्वेशन बनाते थे। कैसे बनाते हैं बताओ? इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड फॉर्म में, जिसमें एक पॉइंट गिवन होता है और एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है जिससे परपेंडिकुलर हो। आर वेक्टर डॉट एन, ये तो फर्स्ट फॉर्म थी नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल फॉर्म वाली, सेकेंड फॉर्म वाली नहीं है याद? R-A डॉट एन, सेकेंड फॉर्म में RHS 0 रहता है। ठीक है, जिसमें से वेक्टर ए तो ये हो जाएगा, जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा। नहीं, वेक्टर ए भी यही हो जाएगा और नॉर्मल वेक्टर भी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर लिख देता हूं मैं, ये का यही आई कैप +2 j कैप -3 k कैप। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट भी इसी एन वेक्टर से कराएंगे, मतलब ये वेक्टर ए भी होगा और वेक्टर एन भी यही होगा, दोनों यही होगा ना। तो एन वेक्टर भी यही है, आई कैप +2 j कैप -3 k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैसे तो आंसर है ये। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम आर माइनस दिस इक्वल टू दिस, देखो इस फॉर्म में आंसर है या XYZ में है? XYZ में है। ठीक है, तो XYZ में कन्वर्ट करेंगे तो इधर से x i कैप -1 i कैप क्या हो जाएगा? x-1 होगा ना। x इधर से x आएगा, इधर से 1 आएगा, तो x-1 मल्टीप्लाइड बाय उधर है 1, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस y-2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस z+3 इंटू -3 इक्वल टू 0। तो x-1 +2y-4 -3z -9 = 0। तो x +2y -3z, -1 -4 -5, -5 -9 -14, तो -14 जैसे इधर लिख लो या उधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर लिखोगे तो +14 लिखोगे, मैच करो आंसर। इस फॉर्म में है, इसी फॉर्म में इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाथ। ठीक है, इसको भी प्लेन पाए मार्क कर देना। ठीक है, चलें आगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में छोड़ना हो तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। चलें नेक्स्ट, 70, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द, find the equation of the plane which contains the line of intersection of the planes and which is perpendicular to the plane। अगेन वही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन, तो इसको प्लेन π1 π2 लैम्डा टाइम्स वही सब कुछ करना है सेम टू सेम, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं इसको। तो ये तो हो गया हमारा,
ये तो हो गया हमारा प्लेन पाई 1। ठीक है। और अच्छा, दोनों में -4 इधर है तो ये =4 हो जाएगा, और ये =-5 हो जाएगा। ये होगा हमारा प्लेन पाई 2। यहाँ से लेके पाई 1, पाई 2। अब पाई 3 जो है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, वही सब कुछ तामझाम लेमडा टाइम्स इसका इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो पाई 3 बताओ क्या बनेगा, r.n1, यानी कि वो लिख देता हूँ ना मैं, दिस प्लस दिस, तो यानी कि आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस, तो दिस यानी कि 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा। तो ये आ तो गई है, लेकिन ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है। अब कुछ ना कुछ करके वो लैम्डा को की वैल्यू पुट अप करवाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब प्लेन टू प्लेन चल रहा है तो सीधा चलेंगे, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट और पैरेलल में मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 और पैरेलल में प्रोपोर्शनल होना। तो अभी परपेंडिकुलर गिवन है, तो यानी इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और जो मेरा नॉर्मल वेक्टर मिला है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आया? तो अब इसको पहले सॉल्व कर दो, इसका पूरा नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। नॉन नॉर्मल वेक्टर तो इस फॉर्म से निकालेंगे, लेकिन लैम्डा पुट हम ऊपर वाली में करेंगे पिछली बार की तरह। ठीक है, आर डॉट तो 1 + 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप, फिर 2 + सिंगल लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 3 - सिंगल लैम्डा टाइम्स के कैप इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा। तो ये हो जाएगा मेरा n3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा वेक्टर n3। भाई ये तो था मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक था वेक्टर n1, यहाँ से लेके यहाँ तक था मेरा वेक्टर n2। तो n1 + लैम्डा टाइम्स n2 करके मैंने n3 निकाल लिया। अब ये प्लेन जो है एक चौथा प्लेन और है पाई 4, उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ एक बार में। बोलना क्या है, r.5 i कैप प्लस 3 j कैप -6 k कैप +8 है तो उधर जाके -8 कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा n4। ठीक है, अब नाउ जो प्लेन पाई 3 बना है वो पाई 4 के परपेंडिकुलर है। प्लेन पाई 3 बना है वो प्लेन पाई 4 के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन टू प्लेन है, तो ये दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे। सो n3 वेक्टर परपेंडिकुलर टू n4 वेक्टर, और परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, n3 डॉट n4 इक्वल टू 0। फाइन, तो n3 का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट करवा दूं, तो 1 + 2 लैम्डा इंटू 5, 1 + 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस 2 + सिंगल लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 - लैम्डा इंटू -6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा निकाल देते हैं, तो इट इज लाइक 5 + 10 लैम्डा, इट इज लाइक 6 + 3 लैम्डा, एंड इट इज लाइक -18 +6 लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 0। सो लैम्डे गिनो, 10 3 13, 10 और 3 13 और 6 19, 19 लैम्डा। 5 + 6 11, 11 - 18 इज -7, को उधर भेज देता हूँ +7। तो इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू 7/19। अब इसको वापस हमें इस वाली फॉर्म में पुटअप करता हूँ, ताकि एक दो बारी पुटअप करना पड़े, है ना। रफली कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, 1 प्लस, नहीं ये इसमें पुटअप करूंगा ना ऊपर वाली में। तो प्लेन पाई 3 की फाइनली इक्वेशन बनने जा रही है आर डॉट, ठीक है, आई +2j + 3k, ये तो एज इट इज, आई +2j + 3k, ये तो हो जाएगा एज इट इज। प्लस अब लैम्डा टाइम्स यानी कि 7/19 × 2i + j -k। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 4 - 5 लैम्डा। तो 4 - 5 × लैम्डा इज 7/19। ठीक है, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज करो, अब 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ठीक है, तो आर डॉट 19i + 7 2 जा 14i, तो 19 + 14 क्या होगा,
+14 होगा 33 आई। 19 + 14 33। 19 + 14 20 + 13। ठीक है। अब आ जाओ, 19 × 2 = 38। जे तो वहां से मिला, और 7 × 1 = 7 जे यहाँ से मिला, तो 38 + 7। 38 + 7। हम्म। कैलकुलेशन इतनी वीक क्यों हो रही है बेटा? 45 जे। ओके। तो 19 × 3 = 57। 57 और -7, 57 में से 7 गया तो 50। के कैप ये तो हो गया LHS। RHS में पहुंचे तो 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 × 4 = 76, और 5 × 7 = 35। 76 - 35। 76 में से 30 गया तो 46। 46 में से 5 और गया तो 41। सो चेक करो, यही कहीं के रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई 3। एक्स वाली फॉर्म में तो 33x +45y +50z = 41। ठीक है। तो इसके अपन ने स्टेप्स नहीं लिखे, तो इसके स्टेप्स आप बिल्कुल जस्ट पिछले से पिछला जो पहला क्वेश्चन किया आज का, सेम टू सेम उससे मैच करेंगे। ठीक है ना? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। देखो क्वेश्चन समझो, सब कुछ डाल दिया इसने, पॉइंट भी डाल दिया है ना, लाइन भी डाल दी, प्लेन भी डाल दी। ठीक है। 0D 1D 2D तीनों डाल दिया। अब 3D स्पेस नहीं डाला बस, क्योंकि स्पेस एक ही होता है, नहीं तो इसका बस ये चलता कि एक दूसरा स्पेस है उससे भी इंटरसेक्शन कराओ। चलो एनीवेज, क्या चाहिए आपको? ये लाइन और ये प्लेन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे वो एक पॉइंट होगा। वो एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, उस पॉइंट से इस गिवन पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। समझ आए? ट्यूशन समझेंगे पहले, है ना? अगर इसका एक फिगर बनाए, तो लेट्स से एक प्लेन है मेरे पास लाइक दिस। ठीक है। और इस प्लेन से एक लाइन पास थ्रू हो रही है। हो गई आर पार। ठीक है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा P, और एक दूसरा कोई पॉइंट है कहीं पर भी स्पेस में Q। ओके। इस P और Q के बीच की दूरी चाहिए कि ये कितने यूनिट्स है। ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस PQ चाहिए। समझ आया ना? ठीक है। प्लेन पाई की इक्वेशन गिवन है। प्लेन पाई की इक्वेशन गिवन है कुछ। लाइन L की भी इक्वेशन गिवन है। लाइन L की भी इक्वेशन गिवन है। और Q के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। क्या गिवन है? Q के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दो, -1 -5 -10। और P के अभी निकालने हैं मुझे। तो अभी अपन ने लाइन और प्लेन की इक्वेशन में से उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका देखा था ना, हाल फिलहाल x1 y1 z1 मार्क कर लो। ठीक है। अभी फिर ये x1 y1 z1 निकालना है, ये हमारा काम है। समझ आया? तो कल की क्लास में किया था हमने, एक प्लेन और एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, याद है? कैसे निकालते थे? इसके इक्वेशन में से उसकी इक्वेशन में पुटअप करके, पहले लाइन की इक्वेशन में से लैम्डा, लाइन की इक्वेशन में से x1 y1 z1 पुटअप करेंगे, वो लैम्डा की फॉर्म में आएगा। फिर वो लैम्डा की फॉर्म वाले x1 y1 z1 प्लेन की इक्वेशन में डाल देंगे, तो लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा सॉल्व हो जाएगा तो x1 y1 z1 सॉल्व। लेकिन वो सब कार्टेशियन फॉर्म में चल रहा था, और अभी जो है वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, देखो। तो फिर वेक्टर फॉर्म में भी निकालना सीखते हैं, और चाहो तो पहले इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो दोनों को, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर कर लो। और नहीं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा शॉर्ट करते हैं। हेयर द इक्वेशन इक्वेशंस ऑफ लाइन एल एंड प्लेन पाई, दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं। आर गिवन एस। ठीक है। आर गिवन एस। चलो, ये है मेरी लाइन एल, और ये है मेरी प्लेन पाई। यही है। ये तो है मेरी लाइन एल, और वो है मेरी प्लेन पाई। दिस इज माई लाइन एल की वेक्टर इक्वेशन, एंड दिस इज माई प्लेन पाई की वेक्टर इक्वेशन। ठीक है। लाइन एल, प्लेन पाई, डन।
अब वेक्टर इक्वेशन से या तो कार्टेशियन बना लो और फिर जो कल वाले तरीके हैं उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, और नहीं तो अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो। डायरेक्ट करने के लिए आप ये देखो कि इन दोनों में क्या चीज है जो सेम है, आर वेक्टर, इसके अलावा कुछ सेम नहीं है। तो डायरेक्ट करने के लिए हम देखो 10th में कैसे करते थे, पॉइंट ऑफ यूनिक सॉल्यूशन निकालते थे, दो लाइंस के बीच की भिड़ंत होती थी जहां पे यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते थे। तो हम एक्स, और वहां पे तो 2D चलता था, तो एक्स या वाई में से अपन एक वैल्यू इधर से निकाल के उधर डालते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते थे उसको। तो वही तरीका होता है भिड़ंत निकालने का, कि जो कॉमन चीज है उसकी वैल्यू यहाँ से वहां डालो या वहां से वहां डालो, वही तरीका होता है। एक कॉमन बेसिक तरीके की बात करें तो इधर भी बेसिक तरीका वही चल रहा है, पर अगर अपन अभी कार्टेशियन फॉर्म में बात करें तो वही तो तरीका चल रहा है कि यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली लैम्डा फॉर्म में और उसको उधर पुट अप कर दी, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है, एक तरीके से 3D के अंदर चल रहा है। तो अभी वेक्टर इक्वेशन में कॉमन चीज क्या है, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर की वैल्यू या तो यहाँ से उधर डालो या वहां से इधर डालो, ये एक ही तरीका बचता है। अब वहां से इधर डालना इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वेक्टर आर वहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर आर की वैल्यू नहीं निकल सकती है, आई माइनस जे प्लस के उधर आरएचएस में थोड़ा ना जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो। लेकिन इधर तो वेक्टर आर की सीधी सीधी वैल्यू गिवन है, तो इधर से ये वेक्टर आर की वैल्यू सीधे सीधे वहां डाल दो और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के का 5 कर दो। हाँ, अगर वो वेक्टर इक्वेशन में गिवन होती तो, या तो अभी वो कार्टेशियन में गिवन है उसको कन्वर्ट करो वेक्टर में और फिर वैसा कर लो। ठीक है, तो ये ट्राई करें। ठीक है, तो लेट्स ये इक्वेशन 1 है एंड लेट्स से ये इक्वेशन 2 है ना। तो क्या कर दूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, समझ आया? नो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर, और वेक्टर आर ही तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा। अब जब अपन कार्टेशियन फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो डू वन थिंग, ओ वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड मानो, क्योंकि वेक्टर आर ही तो एक्स वाई जेड के को डिनोट करता है, तो वेक्टर आर की वैल्यू आएगी ना यहाँ से उधर डालने में, वही मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये ज्यादा आसान तरीका है उल्टा, पता है? तो करके देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, वी गेट तो इक्वेशन 2 में पुट अप कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 कैसी दिखाई देगी देखते हैं ना। पुट जिसमें करेंगे उसी इक्वेशन को तो लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखते हैं कैसी है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू ये पूरी डाल दूं, जो भी है तामझाम, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, उसके बाद प्लस लेमडा टाइम्स 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है ना, ये पूरा तो वेक्टर आर है, ये पूरा क्या है, वेक्टर आर। इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ उस वेक्टर एन से, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ना, क्या है वो, i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और फिर इक्वल टू क्या लिखो, 5। समझ आया? इस इक्वेशन में वेक्टर आर की वैल्यू डाली है मैंने इक्वेशन 1 से, बस ये काम किया है। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करें। सो इट विल बी लाइक इट विल बी लाइक चलो, तो 2 + 3 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1, करके आ ही रहे हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, तो 2 + 3 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1, i कैप यानी 1, प्लस -1 +4 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय -1, प्लस इधर से आओ 2 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय +1, दिस इज इक्वल टू 5। यहाँ से लैम्डा निकालें पहले, तो 2 + 3 लैम्डा प्लस इंटू 1, तो 2 + 3 लैम्डा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +1 और -4 लैम्डा, और 1 से ही मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सेम टू सेम 2 + 2 लैम्डा इक्वल टू हाउ मेनी लैम्डास, 3 + 2 5 -4 यानी सिंगल लैम्डा, 2 + 1 3 + 2 5, 5 उधर जाके 5 -5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 आया है, वो इत्तेफाक से आया है, लेकिन कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, है ना। लैम्डा इक्वल टू 0 आ गया, डन। अब इस लैम्डा इक्वल टू 0 को मैं चाहे से इसमें पुटअप करूँ, चाहे से इसमें पुटअप, इसमें तो लैम्डा है ही नहीं, इसमें पुटअप कर सकता हूँ, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 0 इसमें पुटअप करूंगा तो जो वेक्टर आ रहा आएगा वही मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स, 2, -1 2, 2 ही इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके इससे बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से निकालो, दैट्स इट। समझ आया? तो ये ज्यादा आसान तरीका था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का लाइन और प्लेन की। नाउ पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 इक्वल टू, मतलब इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, सब्स्टिट्यूशन ऐसे ही होता था, याद करो, इसमें से जो चीज इधर डाली है फिर जो वैल्यू आती थी वापस उसमें डलेगी, अगर वापस उसमें डाल दें तो 0 = 0 बन जाती थी। तो अभी अपन ने इसमें डाली है ना, तो इसका कुछ यूज किया तो अब उसका यूज करना है। इक्वेशन 1
implies r vector equal to 2 i cap माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप और फिर प्लस लैम्डा तो 0 है मल्टीप्लाइड बाय 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप और इक्वल इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती जैसे 7 होता तो क्या करता 2 + 7 3 = 21 होता है तो 2 + 21 यानी 23 टाइम्स आई कैप हो जाता कुछ टाइम्स जे कैप हो जाता कुछ टाइम्स अब लेकिन यहाँ पे तो हमारी थोड़ी सी किस्मत अच्छी है कि ये 0 ही है तो सोचना ही नहीं है ये जो आंसर है यही है। यानी कि एक चीज बताऊं आपको कि लाइन की इक्वेशन में ये चीज क्या होती है जिससे वो पास हो रही है और ये चीज क्या होती है जो उसका पैरेलल वेक्टर होता है। तो जिस पॉइंट से वो पास हो रही है ना लाइन वही पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सेम टू सेम आया ना। तो ये रेयरली केस में आया बाकी कुछ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ सकता था। तो ये वेक्टर आर इक्वल टू दिस है ना ये वेक्टर आर ही मेरा इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट पी है ना इज द पोजीशन वेक्टर of the point of intersection P. The point of intersection P of line L and plane pi. लाइन एल और प्लेन पाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पी है उसका पोजीशन वेक्टर मुझे मिल चुका है लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए आपको इसकी कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। ठीक है ना तो यहीं से निकाल लेता हूं मैं कार्टेशियन फॉर्म दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 2, -1, ठीक है 2 - 1 2 आ गया है अब इसके बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लें इस ब्लॉक में निकालो या नेक्स्ट पेज पे निकालो चलो। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी बोलो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले हमने 2 - 1 2 2 - 1 2 एंड द गिवन पॉइंट अब एक पॉइंट भी गिवन है एंड द गिवन पॉइंट क्यू उसके कोऑर्डिनेट्स बोलो -1 -5 -10 is given by using distance formula distance pq इक्वल टू फॉर्मूला लिख देना x2 याद है ना कि भूल गए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर डन। तो x2 - x1 करेंगे तो -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर फिर -5 -1 यानी -4 का स्क्वायर और -10 -2 -12 का स्क्वायर तो 9 16 144 169 यानी कि 13 यूनिट्स मैच करो आंसर 13 यूनिट्स दूरी है उसकी क्यू से। चले नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी हम 19 ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो बेटा मतलब इसमें डिफरेंट दिख रहा है आपको इससे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस ये क्वेश्चन नहीं हुआ क्या हमारा इसमें डिस्टेंस अच्छा 13 अपन कल कर रहे थे और अभी आप ये कह रहे हो इनमें कुछ मैचेस है क्या 13 क्या था पढ़ के बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द प्लेन्स और अभी हमने कौन सा किया अभी तो हमने डिस्टेंस निकाली है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है। ठीक है ये वाला आप ऐसे मान सकते हो कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन जैसे अभी अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कर रहे थे जैसे ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक लैम्डा की फॉर्म में एक प्लेन बन गया और उसके उससे इसको परपेंडिकुलर करके लैम्डा सॉल्व हो गया है ना ये कर रहे थे और 13th में हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट पासिंग पासिंग पॉइंट से अपने को पॉइंट तो मिल गया लेकिन वेक्टर एन अभी भी एबीसी की फॉर्म में है वो मिसिंग है फिर उस वेक्टर एन से अपन ने क्या किया इससे भी परपेंडिकुलर एन टू से भी एन थ्री से परपेंडिकुलर उससे वो एन सॉल्व हो गया। ठीक है ना
तो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 19। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन्स। अच्छा जी, हाँ, तो थोड़ा बहुत मैचेस है ना। उसमें परपेंडिकुलर था, दिखाना एक बार, वापस दिखाना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स है, इसमें पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स है। तो प्लेन टू प्लेन, इसमें लाइन है लेकिन देखो, अब देखो डिफरेंस क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पता है। हमको लग रहा है कि इधर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कर दें तो वही वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन ध्यान से देखो, उधर प्लेन की इक्वेशन पूछी थी, इधर लाइन की इक्वेशन पूछी। जो उधर पूछा था, इधर प्लेन था, इधर परपेंडिकुलर था। इधर प्लेन की जगह क्या है? लाइन है, और इधर पैरेलल है। तो जब प्लेन टू प्लेन ही चल रहे थे तो परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहे थे, क्योंकि प्लेन टू प्लेन ही चल रहे थे। अभी लाइन टू प्लेन चल रहे हैं तो पैरेलल के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, उल्टा करेंगे ना। तो उधर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहे थे, इधर भी डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? तो फिर जब समझ आएगा तो जल्दी से बताओ। ये प्लेन पाई वन, ये प्लेन पहले तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है ना, तो एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास करे और किसी पैरेलल वेक्टर, उसका पैरेलल वेक्टर हाल फिलहाल बी ले लेते हैं ना। तो हेयर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल passing passing through a point passing through a point A के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 इज गिवन बाय, बस एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक पॉइंट से पास करती है ना। तो लाइन की इक्वेशन हम ऐसे बनाते थे, लाइन एल कैसे बनाते थे? आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी, ऐसे बनाते थे, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। तो बी तो मुझे नहीं मिसिंग है, लेकिन ए मुझे पता ही है ना। तो जितनी बन पा रही है बना दो। आर इक्वल टू ए वैक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ओके, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर मिसिंग है। ये बी वैक्टर पता चल जाएगा तो लाइन की इक्वेशन पूरी हो जाएगी। मेरा टास्क है बी वैक्टर निकालना। अब क्या गिवन है कि दो प्लेन गिवन है, उससे ये पैरेलल है ना। नाउ, हाँ, नाउ द इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू आर गिवन है, पहले वो लिख देते हैं। द इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू आर गिवन एस। तो पाई वन की इक्वेशन बताना एक बार। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के आप पुरानी साल की बुक फॉलो कर रहे हो, इक्वल टू 5। एंड प्लेन पाई टू की इक्वेशन बता दो लगे हाथ। आर डॉट ठीक है, बस ठीक है, equal to 6. ठीक है। सो दिस इज प्लेन पाई वन एंड इट इज प्लेन पाई टू। सो उसके हिसाब से इसको ले लेता हूं मैं वेक्टर n1, और इसको ले लेता हूँ एक जब एग्जाम में करो तो कैसे लिखेंगे? सो वेक्टर n1 इक्वल टू दिस, सो वेक्टर n2 इक्वल टू दिस। अभी मैं मार्क कर देता हूँ, उसमें लिखना पड़ेगा अलग से। अब ये लाइन इससे पर पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। ये प्लेन है, इससे लाइन पैरेलल है, तो इसकी डायरेक्शन तो नॉर्मल वेक्टर होती है। तो ये नॉर्मल वेक्टर है इसका, और इसकी इसकी डायरेक्शन एक पैरेलल वेक्टर होती है। तो ये पैरेलल वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो लाइन टू प्लेन पैरेलल का में परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट चलता है, और परपेंडिकुलर में पैरेलल का कॉन्सेप्ट चलता है ना। लिख देते हैं एक बार। नाउ नाउ द लाइन एल इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू, बोथ द प्लेन्स पाई वन एंड पाई टू। ठीक है ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन एल की डायरेक्शन वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन n1 से, एंड साथ में लाइन एल की डायरेक्शन वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगी इसकी डायरेक्शन से भी n2। डन। तो यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, और वहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। दो इक्वेशंस बनेगी जैसे कल वाले इक्वेशंस में बन रही थी, बी डॉट n1 इक्वल टू जीरो, एंड इधर से बी डॉट n2 इक्वल टू जीरो। अब बी वेक्टर के आपको नहीं पता है कंपोनेंट्स, तो हाल फिलहाल अपन क्या ले लेते हैं? एबीसी ले लेते हैं, और वो एबीसी सॉल्व करना हमारा टास्क रहेगा। तो इसको ले लेता हूं मैं ए आई कैप, इसके सामने हाल फिलहाल लिख लेंगे हम लेट वेक्टर बी बी
लेट वेक्टर पी बी ए आई कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है ना। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर, एन वन वेक्टर तो है मेरे पास, क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप इक्वल टू जीरो। तो यहां से करो ए इंटू वन ए, बी इंटू माइनस बी, और सी इंटू टू टू सी इक्वल टू जीरो। एबीसी की एक इक्वेशन बन गई जैसे कल बन रही थी। ठीक है साहब। ओके इधर से आ जाओ, एंड बी वेक्टर बी वापस वो का वही लिखेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट एन टू बताओ, वैसे एन टू ये रहा, थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू जीरो। तो इम्प्लाइज ए इंटू थ्री थ्री ए, बी इंटू वन बी, और सी इंटू वन सी इक्वल टू जीरो। ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन तो किसी काम की नहीं है, यहाँ से एन वन एन टू लेना था बस, लेकिन वो पहली वाली इक्वेशन काम की है क्योंकि उसी में ही तो वेक्टर भी पुटअप करके फाइनल इक्वेशन बनेगी। सो वो काम की, तो उसको ले लो इक्वेशन वन, इन दोनों को ले लो इक्वेशन टू। इन तीन इक्वेशंस का काम है बस अब हमारे पास। तो कल क्या किया था हमने, सब्सटीट्यूशन किया था, यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल ली थी, दो वैल्यू निकाल ली थी, या तो ए को सी की फॉर्म में और बी को सी की फॉर्म में निकाल लो, और फिर वो ए और बी की सी की वैल्यू उसमें पुटअप कर दो। ठीक है, ऐसे ही किया था, अभी भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो बोलो क्या चीज कॉमन लग रही है। तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ दोनों से, देखो प्लस बी, अगर एक ही निकालेंगे तो यहाँ थ्री ए है, यहाँ ए है, किसी एक को तीन से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। सी की निकालोगे तो यहाँ प्लस सी है, यहाँ टू सी है। तो बी की वैल्यू निकाल ले दोनों से। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकलती है, ये इधर आ जाएगा ए प्लस टू सी, एंड यहाँ से बी की वैल्यू निकलती है माइनस थ्री ए माइनस सी। ठीक है। तो इसको लो, इन दो इक्वेशंस को लो, टू एंड थ्री, नॉट दिस, ये है दूसरी और ये है तीसरी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री एल एच एस बराबर, तो आर एच एस बराबर, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वी गेट, तो एल एच एस बराबर आ रहा है, तो आर एच एस क्या हो जाएगा, ए प्लस टू सी, इसका आर एच एस क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए माइनस सी। करो माइनस थ्री को इधर ले आओ तो थ्री ए प्लस ए फोर ए, और टू सी को उधर ले जाओ तो माइनस थ्री सी। ओके। तो ए की वैल्यू हो जाती है माइनस थ्री बाय फोर सी। अब इस ए की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी डाल के बी की वैल्यू भी सी की फॉर्म में निकालो, तो फर्स्ट सेकंड में डाल दो, मतलब सेकंड या थर्ड में डालना है आपको। तो पुटिंग, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू माइनस सी बाय फोर सी इन इक्वेशन टू वी गेट। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, नहीं, बी इक्वल टू ए प्लस, तो ए की वैल्यू तो डाल देंगे माइनस थ्री बाय फोर सी प्लस टू सी, सो इट विल बी लाइक फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर टू जा एट, माइनस थ्री प्लस एट प्लस फाइव, फाइव बाय फोर सी। ठीक है, तो ये आ गया बी। तो बी की वैल्यू भी सी की फॉर्म में आ गई, ए की वैल्यू भी सी की फॉर्म में आ गई, इसको हम डाल देंगे, बी की वैल्यू भी एक सी की फॉर्म में आ गई एक, हाँ, तो इसको हम डाल देंगे कहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में। किस में डालोगे आप बताओ, इसको अगर आप बी की, ए की वैल्यू और सी की, बी की वैल्यू इसमें डालोगे तो जीरो इक्वल टू जीरो, इन दोनों इक्वेशन का तो काम हो गया ना बेटा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हमने ए प्लस टू सी और थ्री थ्री ए प्लस थ्री ए माइनस सी की पहले ए की वैल्यू सी निकाली, अब ये ए की वैल्यू सी चाहे से आप इसमें डालो चाहे से आप उसमें डालो, बी की वैल्यू यही निकलेगी फाइव बाय फोर सी। इन दोनों का काम तो हो गया। बट यहाँ से तीनों वेरिएबल नहीं सॉल्व हो सकते क्योंकि ये ए बी सी तीन वेरिएबल है और इक्वेशन टू है। इन दोनों की मदद से तो किसी भी दो वेरिएबल की तीसरे की फॉर्म में वैल्यू आ सकती है, तीनों वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमको चाहिए उसमें हम पुटअप कर देंगे, और सी को मैंने क्या कहा था, या तो एबीसी की वैल्यू बताओ या एबीसी तीनों को खत्म ही कर दो। तो हम ए बी की सी की वैल्यू उधर सी में पुटअप करेंगे तो सी 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 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ पुटिंग, नाउ पुटिंग, कौन कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं हम, ए इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर सी एंड बी इक्वल टू फाइव बाय फोर सी इन इक्वेशन वन वी गेट।
इक्वेशन वन इम्प्लाइज, इक्वेशन वन कुछ इस प्रकार है, r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आगे लेमडा टाइम्स बी वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स लिखे थे हमने, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी की ए और बी की वैल्यू डाल देंगे सी की फॉर्म में, और सी को सी रहने देंगे। r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, बोलो ए की वैल्यू क्या है, -3/4 सी, इतना आई कैप, इतना टाइम्स आई कैप हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, 5/4 सी, इतना टाइम्स जे कैप हो जाएगा, और प्लस सी के कैप हो जाएगा। तो अब आप देखो इसमें से सी भी कॉमन आ रहा है, और ये डिवाइडेड बाय 4 इसके नीचे भी डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा तो 4 के कैप हो जाएगा, यानी सी/4 को बाहर निकाल लो। देखो प्लेन की इक्वेशन में क्या था, सी सब में होके उसको सी को खत्म करने का तरीका था क्या था, सी को उधर ले जाके 0/c करके 0 कर दिया था अपन ने कल, ठीक है ना, याद है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी को, यहाँ पे सी को खत्म करने का तरीका क्या है, इक्वल टू 0 तो यहाँ तो है नहीं, तो इधर क्या तरीका होगा, सी/4 को बाहर लेके लैम्डा से मल्टीप्लाई करके म्यू बना दो, क्योंकि सी/4 इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खत्म करने का तरीका वो है, वहां पे खत्म करने का तरीका वो है। ठीक है, r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो सी/4 प्लस लैम्डा इंटू सी/4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, -3 आई कैप, सी/4 बाहर आया तो 5 जे कैप, और फिर 4 इधर तो है नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, 4k कैप। डन। तो लैम्डा इंटू सी/4 को मैं नेक्स्ट स्टेप में म्यू लिख देता हूँ, या कुछ भी अलग स्केलर लिख देंगे, और वही आंसर, ये इक्वेशन बन गई हमारी लाइन की। चेक करो, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो प्लस म्यू टाइम्स -3 आई कैप 5 जे कैप 4k कैप is the required equation of the line L is the required equation of line L where mu equal to lambda into c/4। ठीक है, वैसे जैसे अपन इंटीग्रेशन में करते थे, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से दूसरा C1 C2 बना देते थे, फिर इन्फॉर्मेशन लिख देते, वही तरीका है कुछ। डन, चले नेक्स्ट। कितने बचते हैं अभी, कर दूं उसको डिलीट, एमसीक्यूज तो कितने हैं, 2 हैं, तो एमसीक्यूज के अलावा कितने बचते हैं, 2 और बचते हैं। चलो देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन, सेम टू सेम पूछने वाला क्वेश्चन हो गया है। तो भाई देखो, पिछली बार लाइन की इक्वेशन पूछी थी, इस बार भी लाइन की इक्वेशन पूछी, देखो सिमिलैरिटी देखो, पिछली बार भी लाइन की इक्वेशन पूछी थी, इस बार भी लाइन की इक्वेशन पूछी है, वो एक पॉइंट से पास कर रही थी, ये भी एक पॉइंट से पास कर रही है। पिछली बार प्लेन से पैरेलल थी, इस बार लाइन से परपेंडिकुलर, तो प्लेन से पैरेलल होना और लाइन से परपेंडिकुलर होना एक ही बात है, क्योंकि लाइन टू प्लेन पैरेलल आप डॉट प्रोडक्ट 0 बनाते हो, और लाइन टू लाइन परपेंडिकुलर भी आप डॉट प्रोडक्ट 0 बनाते हो। ठीक है, तो बस आप इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी, और ये कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन है मुझे, तो बस ये चेक कर लो, इधर 1 1 1 है, तो वो चेंजेस सबको करना ही नहीं है कहीं पर भी। तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये 3 इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, डन। और लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाते हैं बताओ, लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस पॉइंट बताओ, 1 1 डिवाइडेड बाय ए, 4.1। है ना, पॉइंट और डायरेक्शन पता करेंगे ना, भी ए पता करेंगे, सॉरी, इक्वल टू y-2/b इक्वल टू z-4 यानी z+4/c इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से अब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है, ये तो बन चुकी है, बस अब इसमें मुझे ए बी सी डालते ही मेरी लाइन की इक्वेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें बस ए बी सी पता चल जाए तो लाइन की इक्वेशन। अब मुझे पता है कि ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन भी डॉट प्रोडक्ट 0 बनाएगी, इन दोनों की डायरेक्शन भी डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों की डायरेक्शन कैसे बनाएगी, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस 0 बनाएगी, एंड अगेन फिर ये भी 0 बनाएगी। ठीक है, तो ये लाइन L1 है जो मुझे चाहिए, और इस बार 2 लाइन्स हैं, प्लेन नहीं है, लाइन L2 है, एंड ये लाइन L3 है। डन।
तो ये दोनों परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, लाइन L1 परपेंडिकुलर लाइन L2 एंड लाइन L1 अगेन परपेंडिकुलर टू लाइन L3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, तो a इंटू थ्री थ्री है, माइनस -16b इक्वल टू जीरो। इधर आओ, 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू जीरो। अगेन वही दो इक्वेशंस बनी, ए की और बी की सी की फॉर्म में, किसी भी दो की एक में फॉर्म में निकालो और फिर उसको उधर पुटअप करो, वहां से सी सब सी में चला जाएगा और सी इंटू लैम्डा, फिर वो बैलेंस कर लेंगे अपन, सी को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो बताओ किसको किस में चेंज करें। थ्री ए दोनों सेम है, लेकिन चाहिए कि तो एक ही वैल्यू आपको। ठीक है, तो एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालो। यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी 16b माइनस 7c डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, हाँ तो पर सही है कि ए की वैल्यू इक्वेट कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी -8b प्लस 5c डिवाइड बाय 3। सो दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1, एंड दिस विल बी माई सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, तो इस पैटर्न के तीन चार क्वेश्चन हो गए एक ही मिसलेनियस में, है ना। आ जाओ, तो 16b माइनस 7c डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -8b प्लस 5c डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, इम्प्लाइज, तो -8b को उधर बुलाओ, तो 16 प्लस 8 24b इक्वल टू प्लस 7c उधर जाएगा, 7 और 5 12c, तो 12 से 2 टाइम्स कट गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, c/2। बी की वैल्यू c/2 आ गई। इसको इसमें पुटअप करो या इसमें पुटअप करो, ए की वैल्यू निकालो। तो इसमें कर दूं आपकी बार, इसमें पुटअप कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -8 इंटू बी की वैल्यू क्या है c/2 प्लस 5c होल डिवाइडेड बाय 3। 2 से 1 2 से -4 टाइम्स कट गया ये, तो ए की वैल्यू हो गई -4c प्लस 5c यानी सिंगल सी। तो ए बराबर c/3, यस c/3 नॉट c/3। ए इक्वल टू c/3 आया, बी इक्वल टू, इसको वापस इसमें पुटअप कर दें इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे, तो इधर एक बार मैं पुटअप करके देखता हूँ ना। ए की वैल्यू क्या लिखेंगे c/3, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे c/2, और वो सी को सी रहने देंगे। तो क्या कॉमन लूँ मैं, सी कॉमन ले लूँ, 1/c कॉमन ले लूँ, तो 1/c कॉमन लेके उधर भेज दूँ, तो उधर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू सी, मतलब सी यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, और उधर जाके क्या हो गया लेमडा इंटू सी। ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये 1 हो गया। ठीक है, और मोर पर्टिकुलरली सॉल्व करें तो 3 इसको ऊपर लेके जाओ, 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, 3x-3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 2 को ऊपर ले जाओ, 2y-4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू z+4 डिवाइडेड बाय 1, और इक्वल टू लैम्डा इंटू सी क्या बन जाएगा म्यू। तो ये तो हो गई हमारी कार्टेशियन इक्वेशन इफ यू वांट। और उसने किस फॉर्म में दे रखी है, उसने वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन कैसे बनाते हैं बोलो। तो फिर तो अगर वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन चाहिए आपको तो डू वन थिंग, फिर इसको ऊपर मत लेके जाओ, ठीक है ना। फिर क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा 1 2 -4। समझ आया भाई, इसको ऊपर मत लेके जाओ फिर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए तुमका कोएफिशिएंट 1 1 1 ही रखना पड़ेगा ना, इसमें तो इसका 3 2 1 हो गया। तो इसको ऊपर मत लेके जाओ, तो ये क्या हो गया 1/3 1/2। तो 1/3 1/2 यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करो, ताकि ये 1/3 1/2 सॉर्ट आउट हो जाए। चलो छोड़ो, अपन डायरेक्ट ऐसे ही बनाते हैं। ये हो गया लेमडा सी, है ना। लेमडा सी को तो म्यू लिख देना नेक्स्ट स्टेप में, है ना, इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा वेक्टर इक्वेशन में कैसे बनाते हैं देखो। आर वेक्टर इक्वल टू ए क्या हो जाएगा 1 यानी आई कैप, बी क्या हो जाएगा 2 यानी 2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा -4 के कैप, प्लस म्यू टाइम्स, और नीचे वाली डायरेक्शन आती है, नीचे वाली डायरेक्शन यानी 1/3 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस सिंगल के कैप। अब वैसे तो ये करेक्ट है, लेकिन 1/2 3 1/2 अच्छा नहीं लग रहा, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लो, मतलब 6 एलसीएम ले लो यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मैं केवल। अगर मैं यहाँ पे 6 एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा यानी 2 आई कैप, 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और इस 6 को बाहर निकाल लो, तो म्यू बाई 6
म्यू बाय 6 वापस कुछ तीसरा कुछ और ले लो, λ1 λ2। ठीक है, ठीक है ना। ओके, सो फाइनल आंसर बताओ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जब आपने यहाँ से सी 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 कॉमन लिया था, तो आप सी बाय सिक्स कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? C/6। देखो, सबसे आसान तरीका है कि 3 और 2 का एलसीएम यही ले लेते हैं। ये C/3 C/2 और C था ना, तो मैं C/6 कॉमन ले लेता। तो अगर मैं C/6 कॉमन लेता तो उधर जाके 6C मल्टीप्लाई होता, और λ × 6C इक्वल टू डायरेक्ट म्यू लिख देता। अब अगर मैं C/6 कॉमन लेता तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बचता? 2 बचता। C/3 में से C/6 कॉमन लेंगे तो C से C कट के 3 से 2 बच जाता है सिंपली। क्या बच जाता है यहाँ पे? C/3 में से C/6 कॉमन लेते ही यहाँ पे बच जाता 2, और C/2 में से C/6 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बच जाता 3, और C में से C/6 कॉमन लेते तो बच जाता 6। तो 2 3 6 ये आ गया, 2 3 6। फिर मैं डायरेक्टली लिख देता इसको, फिर मैं डायरेक्टली लिख देता, क्योंकि म्यू तो मैंने क्या मान लिया? 6C λ, ऐसे मान लिया। 6C/6 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो उधर जाके C/6 मल्टीप्लाई होगा, तो λ × 6C नहीं होगा, सॉरी, ये होगा। C/6 डिनोमिनेटर में कॉमन आया तो उधर लैम्डा से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा से C/6 मल्टीप्लाई होगा, तो λ × C/6, ये पार्ट हो जाएगा मेरा म्यू। ओके, देखो लैम्डा उधर अकेला है, इधर डिनोमिनेटर में C/6 है, उधर जाके मल्टीप्लाई कराओ तो × C/6, तो क्या हो जाएगा? λ × C/6। ठीक है, ओके। तो अब ये हो जाएगा मेरा म्यू इक्वल टू म्यू टाइम्स म्यू को मैंने बैलेंस कर दिया λ/C/6, और बचा क्या अंदर? 2i कैप 3j कैप 6 कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के। ठीक है, समझ आया? चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कोई नहीं आया प्रियांशु? और किसी का मैसेज है क्या ग्रुप में? आएंगे, क्या करेंगे? प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज टू इंटरसेप्ट ए बी सी एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन देन दिस इज दिस। क्या कह रहा है? एक प्लेन है जो कि 3 इंटरसेप्ट आता है ए बी सी, और उसकी ओरिजिन से दूरी p है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ऐसा प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, अब प्लेन के इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, ए बी सी इंटरसेप्ट ही गिवन है। ठीक है ना, वी नो दैट द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन याद है? नहीं है? वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज, सो टेल मी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। नहीं है याद? इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था। इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपका कोर्स का पार्ट है, लाइन तो है ना। इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी? टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ प्रियांशु। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है, लाइन की इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म। डिवीजन नहीं कर रहे हो? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और प्लेन के केस में क्या हो जाएगा? x/a प्लस y/b प्लस z/c। x/a, अब यहाँ पे प्लेन है तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ले लेते, पर उसने सिंपली ए बी सी दे रखा है ना, उसने दे रखा है y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। लाइन के केस में बस इतना होता है, प्लेन के केस में एक टर्म और जुड़ जाती है। सो ये हो गया हमारे प्लेन की इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये p यूनिट्स दूर है ओरिजिन से, तो p यूनिट्स अगर दूर है ये ओरिजिन से, तो डू वन थिंग, हम डिस्टेंस इस प्लेन की ओरिजिन से दूरी निकाल लेते हैं और उसको p से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब इस प्लेन की ओरिजिन से दूरी निकालनी है। ठीक है ना, ओरिजिन क्या होता है? 0,0,0। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है, पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी। हम्म, तो जो पॉइंट गिवन है उसको हम क्या ले लेते हैं? x1
y1 z1, जो कि इस केस में 0,0,0 है। और प्लेन की इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा अगर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो उसको कंपेयर करूंगा मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। और वहां पे आर एच एस में डी को पॉजिटिव रखना पड़ता है, तो वो है। तो कंपेयर करने से यहाँ से ए क्या आता है, 1/a, कैपिटल बी क्या आता है, 1/b, एंड कैपिटल सी क्या आता है, 1/c, और डी क्या आता है, 1। ठीक है, तो चार एलिमेंट्स यहाँ से मिल गए। ठीक है, कैपिटल सी है ना, 1/a, 1/b, 1/c, डी, और तीन एलिमेंट्स वहां से मिल गए, x1 y1 z1। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते थे, या डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, जिसको अपन स्मॉल डी भी कह सकते हैं कहने के लिए। वो कैसे निकालते थे बोलो, नहीं है याद, ax1, बोलो आगे, बाय टू तो है नहीं, वन है। हम्म हम्म सी जेड माइनस टी। -t डिवाइडेड बाय इस ए बी सी का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालो, तो a इंटू x1 यानी 1/a इंटू 0 प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0, और माइनस डी यानी कि -1, मॉडुलस भी लगा दो, डिवाइडेड बाय a यानी कि 1/a का स्क्वायर, 1/b का स्क्वायर, 1/c का स्क्वायर, और इसका रूट। ठीक है, तो ये 0 0 0 और -1 का मॉडुलस 1। इधर आ जाओ, 1/a² यानी इसको क्या लिख दूंगा मैं, 1/a² प्लस 1/b² 1/c² का रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस निकल गई फाइनली, और ये डिस्टेंस इक्वल टू p यूनिट्स गिवन है। ठीक है ना, ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी, ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी p यूनिट्स गिवन है ना। तो मैं इक्वल टू p यूनिट्स कर दूं, सामने लिख दूं गिवन्स। तो इसको इससे इक्वेट कर दो, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन वैसी होगी जैसा आपने उसने पूछा। तो मैं पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, और उसके बाद रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो हो जाएगा काम। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय जो रूट है वो कट जाएगा नीचे का, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू, उधर p का क्या हो जाएगा, p²। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1 इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, और ये p² का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/p²। हेंस प्रूव्ड। भाई इनमें ये कनेक्शन होगा, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो भी है p, उनमें ये कनेक्शन हमेशा होगा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको कहीं आप उसमें भी मार्क करना। दो क्वेश्चंस बचते हैं बस। इसको आप है ना नोट्स में नोट डाउन करेंगे, किसको, क्या लिखेंगे, इफ अ प्लेन, if a plane cuts x intercept, y intercept, z intercept equal to a b c units and its distance from the origin is given as p, then ये रिलेशन होगा जो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/, इन केस मान लो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट गिवन है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछिए, तो a b c की वैल्यू डाल के p आ जाएगा। मतलब हम चार में से कोई भी तीन चीजें दे दें तो चौथी चीज आ जाएगी। इन केस x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दे दे, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पूछे तो z इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये रिलेशन याद होगा, तो अपन बची हुई तीन चीजें पुटअप करके चौथी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, चलो 2 MCQs है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स तभी निकाली जा सकती है जब दोनों पैरेलल हो, है ना। तो ये दोनों प्लेन्स पैरेलल होने जरूरी है, तभी दो प्लेन्स के बीच की दूरी निकाली जा सकती है। तो प्लेन्स पैरेलल है, आप चेक करो, 2/4, 3/6, 4/8। तो इन दोनों को सेम, इनका नॉर्मल वेक्टर सेम करने के लिए 2 कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा, 2x, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। सो विल डिवाइडेड 6। तो अब ये नॉर्मल वेक्टर इसका भी सेम हो गया, इसका भी सेम हो गया। ठीक है, तो क्या होती थी डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला, वो भी याद नहीं होगा। देखो ये तो हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये d1, ये d2, ये 6 हो जाएगा ना, d2 6। सो फॉर्मूला बताओ,
d1 माइनस d2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो d1 माइनस d2 करो, 4 - 6, 4 - 6, वैसे भी मॉडुलस होगा, डिफरेंस करना है। वेक्टर n का मैग्नीट्यूड करो, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, रूट। तो मॉडुलस यानी 2, 4 + 9 + 16 कितना हुआ ये 29, 2/√29। देखो कौन सा ऑप्शन है, मैच करो आंसर। 2/√29, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डन। ठीक है, तो अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है तो इनके बीच की दूरी निकालने की क्वेश्चन ही इनवैलिड है। तो पहले ये चेक कर लेना, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए तो हो भी जाएंगे, और उसके बाद फिर इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो वेक्टर n1 n2 दोनों ही लेंगे ना, एक ही लेंगे, तो इसमें से कुछ कॉमन लेके उधर भेज देंगे हम। ठीक है, फिर जो आरएचएस में बचते हैं वो d1 d2 है, उनका डिफरेंस करके मॉडुलस ऊपर, और जो वेक्टर n है दोनों का कॉमन वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। द प्लेन्स दिस एंड दिस आर व्हाट। ये दोनों प्लेन्स क्या है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, पासिंग थ्रू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, 1 to 1 चेक करो। पहले परपेंडिकुलर है या नहीं है वो चेक करो, फिर पैरेलल है या नहीं चेक करो, फिर ये है या, चारों में से जो भी सही लगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के नॉर्मल वैक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका नॉर्मल वेक्टर 2 - 1 4, उसका नॉर्मल वेक्टर 5 × -2.5 × 10, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो 2 × 5 क्या होता है 10, -1 × -2.5 क्या होता है +2.5, और 4 × 10 क्या होता है 40। इज इट इक्वल टू 0? इट इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है। पैरेलल, पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल होंगे, तो 2/5, -1 डिवाइडेड बाय -2.5, और 4/10। क्या ये तीनों सेम वैल्यू देते हैं, चेक करो। तो 2/5, यहाँ पे क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, -10 से, -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10/25, और 4/10। इसको भी काट के 5 से 2, 5 से 5, इसको भी 2 से काट के, तो 2/5, 2/5, 2/5, दैट मींस इट इज अ पैरेलल। ऑप्शन नंबर बी चेक करो। ठीक है, और पासेस थ्रू ये वाला पॉइंट होता तो क्या चेक करते हैं, ये पॉइंट इसमें पुटअप करते हैं, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए था। जैसे पुटअप करो 0 0, ये 0 ये 0, 4 × 5/4, 5 आ गया, तो 5 = 5, यानी ये पॉइंट इस पे तो लाई कर रहा है, लेकिन इस पे भी लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा ना। तो 0 0 इसमें डालेंगे तो 5/4 इसमें लाई नहीं कर रहा। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस में कैसे चेक करेंगे, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 0, तो x0 y0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, वो y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि बी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया तो COD चेक नहीं करना, मान लो ये नहीं सेलेक्ट होता तो उसको चेक करते, फिर इसको चेक। ठीक है, डन। तो दैट इज इट, चैप्टर नंबर 11 आपका काफी लेंदी चैप्टर था, फाइनली हम ज्योमेट्री से बाहर आ गए, पूरा ज्योमेट्री हमने कर लिया है। ठीक है ना, तो इसका टेस्ट ले लेते हैं कल, और फिर आगे प्रोबेबिलिटी और क्या बचता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।